हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड बैंक का टॉपिक है जो ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड कंपोनेंट थेरेपी। दोस्तों, आज हम ब्लड कंपोनेंट के प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। इसमें हम पीआरबीसी कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे और कंपोनेंट की थेरेपी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ब्लड बैंक से रिलेटेड में एक ब्लड बैग और एंटी काउलेंट वाला वीडियो जो है वो अपलोड है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो उसे जा कर के देखें, क्योंकि वो देख कर के आएंगे तब इसमें बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो उसका जो वीडियो है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड कंपोनेंट थेरेपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। दोस्तों, ब्लड कंपोनेंट जो होता है उसे दो वे में इसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इसके थेरेपी को दो वे में बताया गया है कि कब रिक्वायरमेंट होता है। पहला हो गया इकोनॉमिकल के बेस पे, एक मिनिमाइज रिस्क के बेस पे। इकोनॉमिकल मीन्स दोस्तों होता है जैसे कि अगर हमने 1 यूनिट ब्लड डोनेट लिया, मतलब ठीक है डोनेट किया, या 1 यूनिट मैंने कलेक्ट किया। 1 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसे डिफरेंट कंपोनेंट में क्या करेंगे, सेपरेट करके रख देंगे। जो पेशेंट को जो ज़रूरत होगा जिस कंपोनेंट की उसे हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इकोनॉमिकल हमारी थेरेपी हो गया ये। और मिनिमाइज रिस्क क्या होता है दोस्तों, जब होल ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसमें रिस्क क्या होती है, बहुत कम हो जाता है, उसकी रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। मिनिमाइज द हजार्ड्स द होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों ये तो हमारा ये हो गया कि थेरेपी जो होता है ब्लड कंपोनेंट के वो तो दो वे है, एक इकोनॉमिकल और एक मिनिमाइज रिस्क। अब हम देखते हैं कि होल ब्लड क्या होता है, इसके बाद फ्रेश होल ब्लड क्या होता है। क्योंकि हम एक जानते नहीं, कुछ लोग होते हैं कि होल ब्लड क्या होता है उनसे पूछ ले जो नहीं जानते, फ्रेश होल ब्लड क्या होता है वो भी नहीं जानते। तो सबसे पहले हम ये बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं अब होल ब्लड। दोस्तों, होल ब्लड वो होता है कि कोई भी ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, कोई भी डोनेट जब ब्लड करता है तो उसको हम जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं एंटी काउलेंट वाले उसमें हम यूज करते हैं। बैग में एंटी काउलेटेड हम में मिक्स करते हैं, एंटी काउलेंट बैग में हम लेते हैं उसे। तो डोनर ब्लड मिक्स विथ एंटी काउलेंट और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होल ब्लड। दोस्तों, होल ब्लड वो होता है जैसे मैंने आज ब्लड को कलेक्ट करते हैं तब जब एंटी काउलेंट के साथ मिक्स होता है, वो ब्लड बैग में एंटी काउलेंट होता है। तो कलेक्ट करने के बाद जब हम जो प्रिजर्व करके रखे रहते हैं 4-5 दिन पुराना हमारा होता है तो उसे हम होल ब्लड बोलते हैं। दोस्तों, होल ब्लड वो होता है कि 24 आवर्स के एबव का टाइमिंग का हो कलेक्ट हुआ तो उसे बोलते हैं होल ब्लड। अब होल ब्लड का इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस माने कौन से कंडीशन में होल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और इंडिकेशन माने ऑक्सीजन जो ले जाता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी सही होता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और जैसे किसी की लॉस हो गया, ब्लड बॉडी में बहुत कम ही 25% ही बचे हैं, ग्रेटर 25% ही लॉस हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे, होल ब्लड देते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेश होल ब्लड वो होता है दोस्तों जो स्टोर सिर्फ 24 आवर्स के लिए अंदर ही हो, 24 आवर्स में स्टोर हुआ हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेश होल ब्लड वो होता है जो 4-5 दिन 3-4 दिन पुराना होता है, जो स्टोर करा हुआ स्टोर में रखा हुआ है। लेकिन फ्रेश होल ब्लड को क्या होता है 24 आवर्स का होता है, इसमें भी एंटी काउलेंट मिक्स होता है। कोई भी ब्लड हम कलेक्ट करते हैं उसमें एंटी काउलेंट मिक्स होता है। तो फ्रेश 24 आवर्स का होता है और ओल्ड जो होता है उसे हम होल ब्लड बोलते हैं। इसका इंडिकेशंस क्या है, ट्रांसफ्यूजन टू चिल्ड्रेन, बच्चों में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फ्रेश होल ब्लड देना चाहिए। और ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट्स, दोस्तों ट्रांसफ्यूजन जब अगर फ्रेश होल ब्लड देंगे तो प्लेटलेट्स की कंडीशन में भी देते हैं ट्रांसफ्यूजन अगर हम कर रहे हैं प्लेटलेट्स तब। इसकी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, लाइफ साइकिल जो प्लेटलेट्स की होते हैं 5 डेज होती है, 4 to 5 डेज। तो 5 डेज में अगर हम होल ब्लड देंगे, अगर पुराना हम ब्लड देंगे तो क्या होगा, 5 डेज के पुराना अगर हम दे देंगे इसमें प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, उस लाइफ स्पैन उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम फ्रेश होल ब्लड देते हैं जिसमें प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन हो, अभी मतलब कि ना उसमें लाइफ स्पैन उसकी एक्सपायरी नहीं हुआ।
लेबाइल कोआगुलेशन फैक्टर, इसमें कोआगुलेशन जो फैक्टर है वो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड कंपोनेंट के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब ब्लड कंपोनेंट, तो ब्लड कंपोनेंट में कंसनट्रेटेड पीआरबीसी, दोस्तों आपने जैसे ब्लड बैंक में सुना होगा पीआरबीसी, एफएफपी, पीआरपी, ये सब नाम सुना होगा आप, इसलिए वही है दोस्तों ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि किसी किसी पेशेंट को होल ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसमें पूरे होल ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पीआरबीसी की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि पीआरबीसी चाहिए, एफएफपी चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो उसी के बेस पे ब्लड कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है इसे। ब्लड कंपोनेंट कंसनट्रेटेड, मतलब कंसनट्रेटेड पीआरबीसी, जिसमें आरबीसी की कंसनट्रेटेड ज़्यादा हो, ज़्यादा सिर्फ इसमें आरबीसी हो, इसलिए पीआरबीसी, पैक रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल्स, जिसमें ल्यूकोसाइट कम हो आरबीसी में। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको बोलते हैं दोस्तों एफएफपी, एफएफपी का फुल फॉर्म क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, इसको बोलते हैं पीआरपी। प्लेटलेट्स कंसनट्रेट, दोस्तों ये हमारे कंपोनेंट हैं ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट दो तरीके से होते हैं, एक सेलुलर कंपोनेंट और एक होता है प्लाज्मा कंपोनेंट्स। तो ये सेलुलर कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स कंसनट्रेट हो गया। अब इसके बाद ग्रेनुलोसाइट कंसनट्रेट, ग्रेनुलोसाइट कंसनट्रेट हो गया, क्रायो प्रेसिपिटेट हो गया, सिंगल डोनर प्लाज्मा और क्रायो पुअर प्लाज्मा। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में अभी आगे कंपोनेंट के हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं किस कितने कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सिंगल डोनर प्लाज्मा, ग्रेनुलोसाइट कंसनट्रेट क्या होता है, तो इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे जब भी बनेगा। तो प्लाज्मा डेरिवेटिव्स, प्लाज्मा डेरिवेटिव्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें है एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ, फैक्टर 8 कंसनट्रेट, इम्यूनोग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, अदर कोआगुलेशन फैक्टर, ये हमारा कौन सा प्लाज्मा डेरिवेटिव्स, जो कि इतने हमारे जो है प्लाज्मा में हमारे प्रेजेंट होते हैं, इतना कंपोनेंट प्लाज्मा के ही डेरिवेटिव्स हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ पीआरबीसी, पीआरबीसी का इसमें आज हम ब्लड कंपोनेंट में सिर्फ एक पीआरबीसी को हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसके आगे वाले वीडियो में हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ पीआरबीसी, दोस्तों पीआरबीसी जो होता है उसे हम दो टाइप के प्रिपरेशन करते हैं। पैक्स रेड सेल्स जो होते हैं दो टाइप से हम इसको सेपरेट करते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा, दूसरा हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा। सेडिमेंटेशन मीन्स ब्लड को हम कलेक्ट करके वैसे ही रख देंगे, वो जो सेडिमेंट हो जाएगा उसके ऊपर प्लाज्मा हमारा सेपरेट हो जाएगा, तो हमारा सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका नाम सेंट्रीफ्यूज होता है, उसके थ्रू हम यूज करके सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा हम सेपरेट करते हैं पीआरबीसी। तो सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, जब हम ब्लड को कलेक्ट कर लिए बैग में, बैग जो होता है ब्लड बैग में कलेक्शन करने के बाद उसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं अपराइट पोजीशन में। अपराइट पोजीशन में मीन्स क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब नीचे अपराइट माने ऐसे रख देंगे ऊपर की तरफ, जो ट्यूबिंग वाला हिस्सा होता है ऊपर की तरफ हो और बाकी नीचे जो है जैसा रहता है वैसे सीधा हम रख देंगे अपराइट पोजीशन में। रखने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब तक आरबीसी जो है मतलब सेटल डाउन नीचे हो जाए, जैसे मान लो हमने ये बैग रख दिया, मान लो ये बैग मैंने रख दिया, ये बैग रखने के बाद जो सेलुलर कंपोनेंट है पीआरबीसी वो नीचे बैठ जाएगा ऐसे, और जो प्लाज्मा है ऊपर हो जाएगा। तो इसमें प्लाज्मा को अलग कर लेंगे और पीआरबीसी को इसी में रहने देंगे, सेपरेट कर लेंगे किसकी, सैटेलाइट बैग में। तो हो गया इसमें, ये हमारा सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा। अब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में कैसे करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम ब्लड डोनेट कोई करने आता है तो ब्लड उसने डोनेट किया, ब्लड डोनेट करता है तो उसको हम क्या डबल या ट्रिपल बैग में उसका हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, या ब्लड में कलेक्शन उसकी हम डबल या ट्रिपल बैग में उसके ब्लड को हम लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, करने के बाद सैंपल यहाँ से हम कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट होने के बाद हम उसकी जो ट्यूबिंग है उसे ट्यूबिंग कर देते हैं, पहले ब्लॉक कर देंगे जैसे कि ब्लड हमारा क्या हो वो ना हो, तो उसे हम क्या करेंगे ट्यूबिंग कर देंगे। नहीं दोस्तों अगर नहीं करना होता ना तो उसको कलेक्ट करने से पहले हम ट्यूबिंग नहीं करते, इसे हम सेपरेट करने के बाद ट्यूबिंग करते हैं। जब नहीं होल ब्लड होता तब उसकी ट्यूबिंग कर देते हैं। तो इसमें हम कंपोनेंट सेपरेट करना है, तो इसमें हम सेपरेट वो करना है, तो इसके लिए हम क्या ट्यूबिंग नहीं करेंगे। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद हम उसे ले जाएंगे
जहाँ पे हमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेट करते हैं जिस वाले वहाँ पे रूम में, तो ब्लड बैलेंसिंग करेंगे। जो ब्लड हमको सेपरेट करना है उसी के बराबर जितने अमाउंट में उसकी वेट है उसके अमाउंट में हम एक दूसरा बैलेंस के बराबर करेंगे। वेट कर लेते हैं उसे वेटिंग मशीन पे, तो हम दोनों बैग का वेटिंग करें जिसमें एक ब्लड है और उसके अकॉर्डिंग में अगर कोई ब्लड और है तो उसे बैलेंस कर लेंगे, अगर नहीं है तो उसे हम बैलेंस एक कप में होता है पानी, वो उसमें हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। और उसके बाद बैलेंस करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज में ले जाते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज होता है स्पेशल सेंट्रीफ्यूज होता है जो ब्लड बैंक में यूज होता है। ये नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए ये नहीं होता है, किसी इसके अलावा दूसरा कोई सेंट्रीफ्यूज है तो उसका टेम्परेचर अंदर मेंटेन होता है। तो हम उसमें ले जा कर के रखेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। बैलेंस वाला और जो डबल या ट्रिपल बैग हमने कलेक्ट किया उसे बैलेंस करके दोनों का इक्वल अमाउंट में होना चाहिए बैलेंस, थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ब्लड सही से सेपरेट हमारा नहीं होगा कंपोनेंट। तो सेंट्रीफ्यूज में ले जाके 5000 जी, दोस्तों इसका 5000 जी इसका ग्रेविटी यूनिट है इसकी, और 5 मिनट के लिए हम उसे क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट कर देंगे बंद करने के बाद। 5 मिनट बाद क्या होता है प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने ये रखा था तो इसमें क्या हो गया ब्लड हमने यहाँ तक पूरा भरा था, फिल था इसके ब्लड, इसके बाद जो PRBC है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर हमारा प्लाज्मा होगा दोस्तों। तो प्लाज्मा सेपरेट, हम प्लाज्मा जो है प्लाज्मा को इसके साथ में जो बैग अटैच था उसमें हम सेपरेट कर देंगे दोस्तों। जो पहला बैग होता है उसे हम बोलते हैं मदर बैग या प्राइमरी बैग बोलते हैं, उसके साथ जो अटैच होते हैं उसे सैटेलाइट बैग बोलते हैं या ट्रांसफ़र बैग बोलते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा हो ब्लड बैग और एंटीकोगुलेंट का तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, जाके वहाँ पे देख लें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट बैग क्या होता है, मदर बैग क्या होता है, एंटीकोगुलेंट कौन कौन से होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको देख लेना। इसके बाद क्या प्लाज्मा को हम जो होता है प्लाज्मा जो ऊपर हमारा है प्लाज्मा को हम सेपरेट कर लेते हैं किसमें सैटेलाइट बैग में। ये प्लाज्मा हमारा था, प्लाज्मा को हमने सेपरेट कर लिया सैटेलाइट बैग में। इसमें एंटीकोगुलेंट अलग से नहीं डालना है क्योंकि एंटीकोगुलेंट इसमें होता है तो मिक्स रहता है इसमें। और जो PRBC है PRBC को इसी में रहने देंगे, PRBC को इसी में रहने देंगे, प्लाज्मा को सेपरेट कर देंगे तो हमारे ये PRBC बनी हो गया, PRBC मिल गया मुझे। और प्लाज्मा अलग हम सेपरेट करके रख देंगे इसे। और सेपरेट करने के बाद हम इसे क्या करते हैं ट्यूबिंग करते हैं। ट्यूबिंग क्या हमारा ट्यूबिंग उसे हम लॉक कर देते हैं, उसकी जो ट्यूब की है वो लॉक कर देंगे, जैसे क्या हो ब्लड को हमारा बाहर ना निकल पाए उसे हम लॉक कर देंगे। किसके हैंड सीलर एक होता है बैग सीलर के लिए, हैंड सीलर ट्यूबिंग सीलर, उससे हम कर देते हैं। इसके बाद हम बैग को ट्यूबिंग करने के बाद उसे हम लेबलिंग कर देंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन से हमारे कंपोनेंट्स हैं, उसे हम पहले बैग में तो हम लिख लेते हैं, लेबलिंग पहले बैग में हम तो कर लेते हैं, लेकिन सेकंड बैग में जो सेपरेट करना होता है जिसमें प्लाज्मा रख रहे हैं उसमें भी हम लेबलिंग कर देते हैं। अगर कोई छूटा हो कौन सा ब्लड ग्रुप है, नाम वो क्या नाम वो उसका क्या था, ब्लड बैग नंबर कितना है, इसका कौन सा कंपोनेंट्स है, ये सब हम अच्छे से लिख, एक्सपायरी डेट क्या होती है सब उसमें हम लिख देते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं इंडिकेशंस। PRBC का इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन में दोस्तों सीवियर एनीमिया, किसी को बहुत सीवियर एनीमिया हुआ है उसमें क्या है हीमोग्लोबिन हमारा बहुत कम है तो उसमें हम PRBC देते हैं, रेड ब्लड सेल्स देखते हैं। उसके बाद हमारा कोई ब्लड एक्यूट ब्लड लॉस, अगर कोई ब्लड लॉस हुआ है उसकी कंडीशन में हम दे देते हैं। अगर किसी में लेस प्लाज्मा प्रोटीन है फिर दे देते हैं हम PRBC के साथ में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। इसके आगे हम वीडियो में नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो